वेलकम टू डेल्टा अकेडमी। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही गंभीर मुद्दे के साथ। दोस्तों, ये जो क्लास है ये पर्यावरण से संबंधित आज की क्लास रहेगी और इसमें हम लोग बात करेंगे कि सरकार ने जो है वायु प्रदूषण से संबंध में जो है वो कौन कौन से अभी तक प्रयास किए हैं और उन प्रयासों में भी हम मोस्ट इम्पोर्टेंट बात करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा कि भारत सरकार के द्वारा जो वायु प्रदूषण है उसको नियंत्रित करने में जो है कौन कौन से प्रयास किए हैं। आज हम उन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी करेंगे इस क्लास में। दोस्तों, वायु प्रदूषण जो है वर्तमान में बहुत ही गंभीर मुद्दा भारत के सामने खड़ा हुआ है और विश्व स्तर पर भी इसकी जो है जो स्थिति है वो बहुत भयावह स्थिति है। अगर हम अभी हाल ही की बात करते हैं तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, जिसको हम CSE के रूप में जानते हैं, उसने एक रिपोर्ट जारी की गई है और उस रिपोर्ट में 99 शहरों को जो है वो इंक्लूड किया गया है, जिसमें से 43 जो शहर हैं उन शहरों में जो 2.5 PM जो है, जो पार्टिकुलेट मैटर्स जो होते हैं ये पर मिलियन के हिसाब से काउंट किए जाते हैं, तो उसमें 2.5 जो PM है उसमें बहुत ही ख़राब स्थिति है 43 देशों की शहरों की। जो 99 शहर हैं उसमें से 43 शहर। अगर हम बात करें भारत के संदर्भ में, तो भारत में उत्तर भारत की स्थिति जो है वो दक्षिण भारत की स्थिति से और भी ज़्यादा भयावह है और उत्तर भारत में जो सबसे अधिक प्रदूषण है वो दिल्ली NCR में बहुत अधिक देखने को मिला है। अगर हम 2020 में लॉकडाउन की बात करें तो उसमें गर्मी और फिर मानसून के मौसम में जो था प्रदूषण कम रहा, लेकिन फिर भी 2019 की तुलना में अगर हम सर्दियों की बात करते हैं 2020 की, तो उसमें 2.5 जो था वो लगभग 3 गुना और अधिक बढ़ गया है। हाँ दोस्तों, लॉकडाउन के बाद भी 2019 के कंपेयर में जो 2.5 PM का स्तर है वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया है और ये उत्तर भारत की स्थिति जो है वो दक्षिण भारत के संदर्भ में हम तुलनात्मक रूप से बता रहे हैं। अगर बात करें 2019 की तुलना में 2020 में जो है सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित शहर था उसमें गुरुग्राम का नंबर पहली बार फर्स्ट पायदान पर आता है और उसके बाद लखनऊ हैं, जयपुर हैं, विशाखापट्टनम, आगरा, नवी मुंबई, जोधपुर, ये और भी बहुत सारी ऐसी लिस्ट है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा योगदान रहा है वो ट्रांसपोर्टेशन यानी कि व्हीकल्स का रहा है और साथ ही साथ उद्योगों से संबंधित जो इंडस्ट्री हैं उससे संबंधित है। आप अपनी स्क्रीन पर एक फ़ोटो भी देख रहे होंगे कि जो NTPCs हैं या फिर जो इंडस्ट्री है उससे संबंधित एक पोर्ट्रेट आप लोग अपने सामने देख रहे होंगे और उससे निकलता हुआ जो जहर है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और ये कमोबेश बहुत जो बड़े बड़े शहर हैं हमारे, जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है, उसमें ये एकदम स्पष्ट रूप से इस समय पर एक राक्षस दानव की तरह खड़ा हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, सर्दियों में जो है प्रदूषण बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। जैसे कि मौसम में जो है हवाएं नहीं चलती हैं, यानी कि मौसम शांत होता है और इस कारण जो है प्रदूषण एक ही जगह पर रुका रहता है और इससे भी जो है किसी स्थानिक स्तर पर जो है प्रदूषण का लेवल बढ़ जाता है। वहीं उत्तर भारत की अगर हम बात करते हैं तो ये एक इंडो गैंगेटिक जो प्लेन है उसमें स्थित है और इसी ये जो प्लेन है ये चारों तरफ से एक तरीके से एक लैंडलॉक कंट्री है, भू आबद क्षेत्र है और इससे इधर उधर जो समुद्री हवाएं हैं वो नहीं मिल पाती हैं। इसी कारण जो है यहाँ पर प्रदूषण का जमाव देखने को मिल जाता है। अगर हम कोविड-19 की बात करते हैं तो उसके द्वारा जो लगाए गए लॉकडाउन थे उसके बाद कई शहरों में प्रदूषण के स्तर में सुधार था, लेकिन लॉकडाउन में दी गई ढील के बाद जो है सर्दियों में प्रदूषण का स्तर वापस बढ़ गया। तो दोस्तों, इससे पता लगता है कि हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन और ट्रांसपोर्टेशन जो है इसके लिए बहुत अधिक जिम्मेदार है। साथ ही साथ जो निर्माण के कार्य हो रहे हैं जैसे रोड का बनना, फ्लैट्स या बिल्डिंग्स का बनना, इस प्रकार के कई दिल्ली NCR में जो है प्रदूषण के बड़े कारण हैं। अब हम बात करेंगे इसमें जो प्रयास हैं वो कौन कौन से किए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत स्टेज की। BS6 क्या है? तो दोस्तों, आपको अगर पता हो
दोस्तों BS6 जो है जो पेट्रोल और हमारे डीजल इंजन हैं उससे संबंधित एक जो फॉसिल फ्यूल है उसकी गुणवत्ता के संबंध में है। इस BS का जो संक्षिप्त नाम है वो भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड के रूप में इसको जाना जाता है, BSES, लेकिन शॉर्ट में इसको BS ही बोलते हैं, भारत स्टेज। और पूरा जो नाम है इसका वो भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड के रूप में जाना जाता है और इसको फर्स्ट टाइम 2000 में इंट्रोड्यूस किया गया था। हाँ दोस्तों, इसको जो है सन 2000 में इंट्रोड्यूस किया गया और ये जो है ऑटोमोटिव जो इमिशन है उसके स्टैंडर्ड से संबंध है इसका। अर्थात ऑटोमोटिव जो इमिशन का मतलब है वो आंतरिक दहन इंजनों से संबंधित है जो इंटरनल कंबशन पर आधारित है। दोस्तों इस स्टैंडर्ड में जो है जो एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं जो इंजनों के द्वारा निकाले जाते हैं, जो इंटरनल कंबशन पर आधारित जो इंजन है डीजल और पेट्रोल, उनसे संबंधित उनके एयर पोल्यूटेंट्स को काउंट किया जाता है। और इसका जो मानक होता है वो पर्यावरण मंत्रालय के अधीन कार्यरत जो एक बोर्ड है जिसको हम सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रूप में जानते हैं, उसके द्वारा इसके पोल्यूटेंट को निर्धारित किया जाता है। अगर हम BS2 की बात करते हैं तो इसको 2001 में लॉन्च किया गया। अगर BS3 की बात करते हैं तो इसको 2005 में लॉन्च किया गया। इसी तरीके से BS4 और फिर BS6 को लॉन्च किया गया है। दोस्तों अगर हम BS4 की बात करते हैं तो इसमें जो सल्फ़र ट्रेस था, जो सल्फ़र के पार्टिकल्स थे, उसको 50 ppm पर कंट्रोल किया गया था। 50 जो पार्टिकल पर मिलियन होते हैं उसमें कंट्रोल किया गया था। लेकिन अगर आप BS6 की बात करते हैं, चूँकि भारत में BS5 को लॉन्च नहीं किया गया है, उसके स्थान पर BS6 को लॉन्च किया गया है। और उसके पीछे कारण है सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट्स, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक वो किया था, और साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सुधार हैं उसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने जो है BS5 मानकों को हटा करके तुरंत BS6 को लागू किया है। दोस्तों BS6 में जो सल्फ़र स्टेज है या सल्फ़र जो ट्रेस है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो 10 ppm है, अर्थात BS4 की सापेक्ष जो है उसमें 5 गुना कम उत्सर्जन होता है सल्फ़र का। और साथ ही साथ जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है उसमें भी बहुत कमी होती है। अगर डीजल इंजन की बात करते हैं तो वो 70% कम करते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड का इमिशन, और वहीं पेट्रोल जो है 25% कम करते हैं BS6 स्टैंडर्ड वाले जो इंजन होते हैं उनमें। दोस्तों इस प्रकार से इसको अपनाया गया। अगर हम भारत 6 की बात करते हैं तो इसके उत्सर्जन को जो है 2024 से पहले 1 अप्रैल 2020 से अपनाया गया है, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अप्रैल 2020 से जो BS4 इंजन है उनकी बिक्रियों पर रोक लगा दी गई है। आपको याद होगा तो सभी जो टू व्हीलर्स कंपनी है और जो दूसरी कंपनियां थी उन्होंने काफ़ी भारी भरकम छूट दी थी टू व्हीलर्स पर। वो इसी कारण दी थी क्योंकि उसके बाद उनका मैन्युफैक्चर नहीं होना था, उनको मार्केट में नहीं निकाला जा सकता था। चलिए अगला प्रयास देखते हैं क्या है। वर्ष 2022 के अंत तक जो है भारत द्वारा 175 गीगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी क्षमता के लक्ष्य को बढ़ा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, उसको बढ़ा दिया गया है। इसको अब हमने 450 गीगावाट करने की घोषणा की गई है। अगर आपको याद हो तो 2009 में जो है NAPCC, जिसको हम नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज के रूप में जानते हैं, जो 2008 में आया था, जून 2008 में, उसके अंतर्गत 8 मिशनों में से एक मिशन था जिसको हम जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन के रूप में जानते हैं, और इसको 2009 में लॉन्च किया गया था। उस समय पर इसका जो लक्ष्य रखा गया था तो वो सौर ऊर्जा से 22,000 मेगावाट का सोलर ऊर्जा से संबंधित उत्पादन करना था। हमें सौर ऊर्जा का उत्पादन करना था 2022 तक। ये मतलब जवाहरलाल नेहरू जो राष्ट्रीय सौर मिशन था उसके अंतर्गत रखा गया था। लेकिन बाद की सरकार ने इसको बढ़ा करके 175 गीगावाट इसकी क्षमता की गई है, और 175 गीगावाट में 60 गीगावाट जो है वो ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो विंड एनर्जी से प्राप्त होगी। वहीं सौर ऊर्जा को 22,000 मेगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट क्षमता
डेवलप की है और हाल ही में उसको और बढ़ा दिया गया है। अगर 175 गीगावाट की बात करते हैं तो उसमें 10 गीगावाट बायोगैस से संबंधित उत्पादन था और 5 जो था जो माइनर जो वाटर प्लांट्स होते हैं जिनको हम माइनर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स कह सकते हैं या उनको चेक डैम के रूप में हम लोग जानते हैं, तो उसका जो इसमें योगदान था 175 गीगावाट में, वो 5 गीगावाट रखा गया था लघु पन बिजली योजनाओं से। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है इसको लॉन्च किया गया है और हाल ही में जो है 2000 अंत तक इसको बढ़ा करके 450 गीगावाट करने की घोषणा की गई है, अर्थात आने वाले समय में इसको काफ़ी तेज़ वो मिलेगा। अगला जो संबंध है वो हमारा NCAP से है और NCAP जो है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम है, नेशनल क्लीन एक्शन एयर जो प्लान है, जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोग्राम है, उससे संबंधित है, नेशनल क्लीन एक्शन प्लान से संबंधित है और इसके अंतर्गत जो है वायु को स्वच्छ करने के संबंध में जो है काफ़ी सारी योजनाओं को बनाया गया है और इसके संबंध में अलग अलग प्रकार की जो कंपनियां हैं उनसे टेंडर बिल्डअप किया जा रहा है ताकि वायु की गुणवत्ता को जो है सुनिश्चित किया जा सके। अगर हम आगे बात करते हैं तो इसमें NAPCC, जिसको अभी हम नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के रूप में जानते हैं, ये 30 जून 2008 को लॉन्च की गई थी और इसमें 8 मिशन को शामिल किया गया था, जिसको आप याद कर सकते हैं। पहला जो मिशन था वो सौर ऊर्जा से संबंधित था, जिसको हम जवाहरलाल नेहरू सौर ऊर्जा मिशन के रूप में जानते हैं। इसी तरीके से एनर्जी इफ़िशियंसी यानी कि ऊर्जा दक्षता के संबंध में एक मिशन को लॉन्च किया गया, साथ ही साथ सस्टेनेबल हैबिटेट को भी लॉन्च किया गया था। इसके बाद एक और जल मिशन की शुरुआत की गई थी ताकि सभी को स्वच्छ जल या स्वच्छ पेय जो है वो 2015 तक का इसमें टारगेट रखा गया था, उसको लॉन्च किया जा सके, सबको मिल सके। इसी तरीके से सस्टेनेबल हिमालय इकोलॉजी जो सिस्टम था उसको इसमें शामिल किया गया था और एक ग्रीन इंडिया मिशन भी इसमें लॉन्च किया गया था। साथ ही साथ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात की गई थी और जो 8वां अंतिम था वो क्लाइमेट चेंज से संबंधित था। तो इस तरीके से इसमें NAPCC में जो है 8 हमारे जो लक्ष्य थे उनको निर्धारित किया गया था। बाद में आजकल हम लोग जो SDG गोल्स हैं उसको अपना लिया गया है इनके स्थान पर और उसी पर हम कार्य कर रहे हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं। अभी ये हाल ही में एक फेम योजना आई है जो मोबिलिटी से संबंधित है और इसमें सरकार ने जो है एक नई जो नीति है उसको रखा है कि 2030 तक जो है हम अपने यहाँ पर मोबिलिटी को कितना बढ़ा देंगे। तो दोस्तों बहुत जोर दिया जा रहा है व्हीकल्स पर, जो इलेक्ट्रॉनिक बेस बैटरी बेस जो वो है उन पर बहुत तेज़ी से जोर दिया जा रहा है। आपको याद हो तो 2030 तक जो है भारत में डीजल इंजनों का उत्पादन बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। अगर इस स्थिति में बात करते हैं तो 2030 तक जो है हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, जो इलेक्ट्रिक बेस व्हीकल्स हैं, मोटर बेस व्हीकल्स हैं, वो जो हैं लॉन्च उनकी जो लॉन्चिंग है बहुत तेज़ी से हो रही है, अभी भी देख रहे हैं और वो 2030 तक जो है लगभग अपना लिए जाएंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक पॉलिसी जारी की गई है, एक नीति जारी की गई है जिसको हम फेम योजना के रूप में जान रहे हैं। दोस्तों इनको डिटेल में आप लोग देख सकते हैं। अगला जो संबंध है वो पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा को बढ़ाना है, यानी कि एक पॉलिसी आई थी अलग अलग समय पर। मैं 2018 पेट्रोल ब्लेंडिंग पॉलिसी की बात करूं तो उसमें पेट्रोल की जो मात्रा है उसमें 8% तक जो है आप एथेनॉल मिला करके बेच सकते हैं, इस प्रकार की एक योजना थी। तो दोस्तों इस तरीके से करके हम लोग इस पर बात कर सकते हैं। एक और योजना थी जिसको हम नाम ले सकते हैं, जो भारत द्वारा स्वैच्छिक स्तर पर निर्धारित योगदान के रूप में जानी जाती है। इसको INDC के रूप में जानते हैं, जिसको इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के रूप में जाना जाता है, जो मार्च 2015 में जो है रेटिफाई की गई है और इसका जो आधार था वो पेरिस समझौता था जो 2014 में संपन्न हुआ था, 2014-15 में। और दोस्तों इसका भारत ने जो है इसको 2005 का जो स्तर है उसके आधार पर अपनाने की एक घोषणा की है और ये स्वैच्छिक आधार पर जो है एक कंट्रीब्यूशन है
भारत ने इसमें अपनी जीडीपी का 33 से 35% तक खर्च करने की बात की है 2030 तक, और इसकी जो अवधि रहेगी 2015 से लेकर 2030 तक मानी गई है। तो इसलिए ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रयास है सरकारों के द्वारा, जो भारत द्वारा स्वैच्छिक राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान की घोषणा की गई है। तो दोस्तों इस प्रकार की योजनाएं हैं, और साथ ही साथ जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, जिसमें एलपीजी गैस के प्रयोग को जो है घरेलू जो खाना बनाने के संबंध में इसका प्रमोशन किया गया है, और उसमें फ्री सिलेंडर बांटने की व्यवस्था की गई थी, ताकि लोग जो है ट्रेडिशनली जो चूल्हे पर गोबर से या लकड़ियों से जो खाना बना रहे हैं उनको रोका जा सके और इमिशन को कम किया जा सके। दोस्तों इस प्रकार के बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। उम्मीद है कि आपको ये अंक जो है हमारा पसंद आया होगा, ये क्लास पसंद आई होगी, वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु किए जा रहे प्रयास। तो दोस्तों आप इन्हें बार बार रिपीट करें, इनसे संबंधित कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछे जाते रहते हैं और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार की रोचक जानकारी के साथ मैं आपके साथ पुनः उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।